नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पाठ है संसार पुस्तक है बसंत भाग 1 का 12वां पाठ है, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तो इन्होंने यह जो पाठ है वास्तव में एक पत्र है, लेटर है, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी पत्र का सार क्या है, उस पत्र में वास्तव में क्या था, इसको हम इस पाठ के द्वारा समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। नेहरू जी कहते हैं, पिता अपनी पुत्री को कहते हैं, बेटी को, कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम बहुत सी चीज़ें मुझसे पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जो भी तुम पूछती हो उनका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, मसूरी यानी उत्तराखंड में आता है, तो तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, है ना। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि इसलिए मैंने एक इरादा किया है, मैंने एक सोच बना लिया है कि कभी कभी जो है तुम्हें इस दुनिया का सैर कराऊं, इस दुनिया में घुमाऊं तुम्हें। उसके लिए छोटे छोटे जो देश हैं और हमारी इस दुनिया में छोटे छोटे जो ग्रह हैं उनके बारे में मैं कुछ लिखूं, ठीक है। तुम हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, ठीक है, तुमने। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का और इंग्लैंड का जो कुछ हाल यानी सिचुएशन है, उसकी जो कहानी है तुमने इतिहास में पढ़ लिया है। किंतु लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो कहते हैं कि इंग्लैंड जो है वास्तव में एक छोटा सा टापू है और कुछ नहीं। हिंदुस्तान इंग्लैंड से बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा सा देश है। फिर भी दुनिया के हिसाब से अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो एक छोटा सा हिस्सा है दुनिया का। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेखक कहते हैं कि अगर तुम इस पूरी दुनिया को जानना और समझना चाहती हो तो वास्तव में तुम्हें पहले उन देशों को जानना होगा और वहाँ जो जातियाँ निवास करती हैं उनको जानना होगा और उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल एक छोटा सा देश जो तुम्हारा देश है जिसमें तुम पैदा हुई हो, उस देश को ही तुम्हें नहीं जानना है, बल्कि पूरी दुनिया को तुम्हें जानना है। पूरी दुनिया को जानने के लिए वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानना होगा, उसका इतिहास समझना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। तो कहते हैं कि जो छोटे छोटे खत यानी जो पत्र हैं उनमें अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बता सकता, थोड़ी सी चीज़ें मैं बता सकता हूं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। और जो मैंने तुम्हें एक छोटा सा खत भेजा है, जो भेज रहा हूँ, एक छोटा सा पत्र, इसको भी तुम शौक से पढ़ लोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं अर्थात इसमें रहते हैं हमारे सब के सब भाई बहन हैं। इसमें कोई भी क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। फिर कहते हैं कि तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, इस दुनिया को और उस दुनिया का जो हाल है उसको मोटी मोटी किताबों में तुम पढ़ लोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। और उसमें यानी जो इतिहास और दुनिया को बताने वाले जो किताब मोटे मोटे किताब हैं उनमें जो आनंद मिलता है वह कहीं कहानी और उपन्यास में कभी नहीं मिल सकता। यह तो तुम जानते ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ना। तो ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। लंबे समय तक इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था, है ना, जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। यानी आदमियों से पहले इस धरती पर जानवर थे, किंतु जानवर से भी पहले यहाँ पर कोई भी सजीव
प्राणी इस धरती पर नहीं था। ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधे या उससे भी पहले मरुस्थल, बंजर जमीन धरती पर सभी जगह। तो फिर कहते हैं कि आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। तो कहते हैं कि आज इसी धरती में तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के अलग अलग जात जाति के अलग अलग स्वरूप के आदमी हैं। तो हम इसको कल्पना करने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुश्किल होता है कि उस जमाने में इस धरती पर कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। तो लेकिन जो विज्ञान को जानने वाले और जो विद्वान थे और जो इतिहास को समझते थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि एक समय पहले, बहुत समय पहले, जब धरती बहुत गर्म थी, है ना, तो उस समय यहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म थी धरती कि वहाँ रहना ही मुश्किल था। ठीक है, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। अगर हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा खुद भी सोचने की कोशिश करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं, पहाड़ हैं, है ना, और जो किताबें हैं और जानवर के पुरानी जो हड्डियां हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो हम खुद इसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं और हमें विश्वास भी होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, है ना। तो तुम इतिहास की किताबों में तो पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में आदमी जब था ही नहीं तो इतिहास लिखेगा कौन? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? तो फिर जब हमने लिखना शुरू किया तब से ना हो सकता है कि हम नई चीज़ों को समझें, जानें, पढ़ें। उससे पहले की चीज़ों को तो हम नहीं जान सकते। जैसे कि आपने अक्षरों का महत्व इस पाठ में पढ़ा था, यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें और बैठे बैठे हम किसी भी चीज़ की कल्पना कर लें, ये तो नहीं हो सकता। कल्पना हम कर सकते हैं, किंतु उसके लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, है ना। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। अगर ऐसा होता सच में कि हमने जो सोच लिया वो हो गया, तो ये मज़े की बात होती और हम बैठे बैठे बहुत सी चीज़ें सोच सकते थे और सुंदर परियों की जो कहानियाँ हैं उसको लिख लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है ना। तो जो कहानी किसी भी चीज़ को देखे बिना, अर्थात कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बिना अगर हम उसको गढ़ ली जाए, मतलब लिख लिया जाए, ऐसी जो कहानी, वो कहानी वास्तव में वो सत्य कैसे है, उसमें सत्यता कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। तो कहते हैं कि खुशी की बात तो ये है कि हमारे पास उस पुराने ज़माने की कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, किताबें नहीं है, फिर भी हमारे पास जो अन्य उपलब्ध वस्तुएं हैं उनके द्वारा हम पुरानी जो अवस्था थी धरती की उसको समझ सकते हैं। तो पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जितनी किसी किताब के द्वारा कर सकते हैं। वो क्या है? ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं, है ना। तो ये जो पहाड़ हैं, समुद्र है, सितारे हैं और नदियां हैं, जंगल हैं, जानवर की जो पुरानी हड्डियां, मनुष्य की पुरानी हड्डियां, अन्य चीज़ें, इन सब के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें हम धरती के बारे में जान सकते हैं, जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है ना। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। और संसार को अगर हमें वास्तव में समझना है, जानना है, तो हम दूसरों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह से संसार को समझ सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अगर आपको संसार को समझना है तो संसार को पढ़ना भी होगा। आप किसी चैप्टर के बारे में आप पढ़ते हो, मान लीजिए आप इंडोनेशिया के बारे में किताब में आपने पढ़ लिया। जिसने किताब में इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा है उससे कई ज़्यादा वो व्यक्ति जानता है इंडोनेशिया के बारे में, अगर वो घूम के आएगा तो, है ना।
तो यही है, मतलब हमें दुनिया को देखना है, हमें संसार को पढ़ना है, हमें इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। और कहते हैं कि पत्थर और पहाड़ जो हैं उनको पढ़ोगी तो तुम कुछ ही दिनों में उनका हाल समझ सकती हो, जान सकती हो। सोचो कितनी मज़े की बात है ना। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, कितनी मज़े की बात है। पता है, एक छोटा सा जो रोड़ा है वो तुम सड़क के नीचे या पहाड़ पर पड़ा हुआ है उसको तुम देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, और संसार रूपी पुस्तक का वो छोटा सा पृष्ठ है एक। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। और वह जो रोड़ा जो पहाड़ के नीचे पड़ा है या रोड पे पड़ा है, सड़क पर, सड़क के किनारे पड़ा है ना, उसको बस तुम पढ़ना सीखो, पढ़ना तुम्हें आता हो। अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम उसी के द्वारा बहुत सी चीज़ें समझ सकती हो, जान सकती हो, ऐसा कहते हैं। फिर कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। कोई भी जबान यानी कोई भी भाषा, जैसे उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उन सबको सीखने के लिए सबसे पहले अक्षर सीखना होता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। अगर तुम्हें प्रकृति रूपी भाषा अथवा प्रकृति रूपी पुस्तक को समझना है तो पहले प्रकृति के जो अक्षर हैं, लेटर, उनको पढ़ना होगा। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। तभी प्रकृति की जो कहानी है उसको पत्थरों और चट्टानों की किताब हैं उनसे पढ़ सकती हो। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती होगी, है ना। फिर कहते हैं कि हो सकता है कि तुम थोड़ा पढ़ना जानते भी हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, अगर रोड में या कहीं पर, है ना, आप छोटा सा अगर गोला चमकीला रोड़ा देखते हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? क्या कुछ नहीं कहता है? क्या बहुत कुछ कहता है। यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? ठीक है, तो ये सब प्रश्न उठते हैं कि ये पत्थर गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ, चमकीला कैसे हुआ, और इसके जो खुरदरे किनारे थे वो कहाँ चले गए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा, है ना। तो वही कहते हैं कि अगर तुम एक बड़ा चट्टान ले लो, उसको तोड़ो, है ना, बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं जिसको हम तोड़ सकते हैं, और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर टुकड़े में खुरदरापन रहेगा और वो नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, और ये गोल चिकना जो रोड़ा है उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं रहेगा वो, है ना। तो फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो यह जो रोड़ा है इतना चमकीला बना कैसे, और इतना चिकना हुआ कैसे, और गोल हुआ कैसे? बस ये सवाल है। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी अगर तुम्हारी कानें काम करती हो अथवा तुम्हारी जो आंखें हैं वो आंखें देख सकती हैं और कान सुन सकते हैं, तो ज़रूर तुम उसी रोड़ा के द्वारा ही इस कहानी को अथवा ये गोला हुआ कैसे, इसका रहस्य समझ सकती हो। वो कैसे, है ना। तो वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। तो वह कहेगा, यानी वह जो चमकीला रोड में पड़ा हुआ गोला चमकीला चिकना पत्थर जो है, पत्थर का टुकड़ा, वो कहेगा कि बहुत समय पहले मैं भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, उसमें भी, उस टुकड़े में भी किनारे थे, कोने थे, नुकीलापन था, खुरदरापन था, है ना। जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, जिसे तुम बड़ी चट्टान से जब तोड़ती हो तो उसमें खुरदरापन, नुकीलापन रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो मैं भी वैसा ही था। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, और वह हो सकता है कि लंबे समय तक किसी पहाड़ के दामन में, गोद में रहा होगा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया, और जब पानी आया और पानी की बहाव के कारण वह वहाँ से पानी के बहाव के साथ छोटी घाटी में पहुँच गया होगा। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने, है ना, ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया, और वह एक जो पहाड़ी नाला है ना, यानी नदी टाइप का छोटा सा, जब बारिश के टाइम में पहाड़ी नाला बनता हो उस समय में उस छोटे से दरिया में उसको पहुंचा दिया उस नाले ने, और इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा, है ना। उस छोटे दरिया में जो रोड़ा पड़ा हुआ है वो वहाँ से धीरे 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 बड़े दरिया में, दरिया मतलब नदी, बड़ी नदी में पहुँचता है। इसी बीच वह दरिया में
पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इसी बीच वह दरिया में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा है ना, जो नालों के द्वारा, और दरिया, छोटी दरिया और बड़ी दरिया में, है ना, पानी के साथ, और पानी के बहाव से वो इधर टकरा रहा है उधर टकरा रहा है, और पानी का जो तेज रफ्तार है उसमें वो घूम रहा है, नाच रहा है। तो उसी में उसके किनारे घिस गए और वह चिकना हो गया, चमकदार और गोला भी हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो इस तरह से वह कंकड़ बनता है जो अभी तुम्हारे सामने है, तुम देख सकती हो। तो इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और क्या हुआ, तुम उसे पा गई। ठीक है, तो किसी तरह दरिया ने उसको किनारे पर ढकेल दिया और अभी वो तुम्हारे साथ है। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, और वही दरिया उसको आगे ले जाती तो क्या होता, ले जाता तो क्या होता, वो अंत में वहाँ पहुँचते पहुँचते एक छोटा बालू का कण, जर्रा यानी कण होता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, और समुद्र के किनारे में अपने भाई से, यानी जो बालू के अन्य जो कण हैं उनसे मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है ना, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, है ना। तो जब एक छोटा रोड़ा आपको इतनी सारी कहानी बता सकता है तो पहाड़, अन्य जो चीज़ें हैं हमारी प्रकृति के साथ मिले हुए, प्रकृति में उपलब्ध, उनके द्वारा आप कितना ज़्यादा जान सकते हो, है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और इसका अनुवाद प्रेमचंद्र ने किया। ठीक है, तो लेखक के बारे में मैं फटाफट थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में, है ना, पैदा हुए थे और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो गई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं इसीलिए, है ना। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्र के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक के इसी पुस्तक से सहारा लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने किया। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए पाठ को, फिर हम अगले दिन अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।